हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के नज़दीकी समझे जाने वाले हिजबुल्लाह की ताकत का लोहा अब इजराइल खुद मानने पर मजबूर नज़र आ रहा है। अमेरिका और इजराइल के सुर में सुर मिलाने वाला सऊदी अरब भी अब हिजबुल्लाह से बात करना चाहता है। अब से पहले हमास और हिजबुल्लाह को सऊदी अरब आतंकवादी कहता रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होने का पूरे मिडिल ईस्ट पर भरपूर असर नज़र आ रहा है। उधर आज सुबह सवेरे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक सीनियर लीडर की इजरायली जेल में भूख हड़ताल के 86वें दिन मौत हो गई। इसके फौरन बाद गजा से इजराइल के खिलाफ 4 रॉकेट दागे गए। रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। उधर इजराइल पर साइबर हमले की खबर है, जिसमें पार्लियामेंट और 2 बड़ी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। उधर तेहरान में भारत और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की अहम मुलाकात हुई है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजराइल के एक थिंक टैंक का कहना है कि उसकी हिजबुल्लाह के हमलों से बचने की सलाहियत बहुत तेजी से कमजोर हो रही है। प्रेस टीवी के मुताबिक तेल अवीव यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा है कि हाल ही में की जाने वाली फौजी कार्रवाइयां और इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस के जवाबी रॉकेट हमले और इजराइल के अंदरूनी क्राइसिस से पैदा हुए हालात ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली बचाव की ताकत में दरार का पर्दाफाश किया है। हाल के वाकयात से इशारा मिलता है कि रेजिस्टेंस की धुरी में हिजबुल्लाह और उसके साथियों के खिलाफ इजराइल की निडरता खत्म हो रही है। इन हालात में इजराइल की सियासी लीडरशिप को सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ गहरी बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ रेजिस्टेंस को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी तैयार की जा सके, जो कि बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस की धुरी का मोहरा है और जो इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा है। इजरायली थिंक टैंक ने पिछले 2 वर्षों में हिजबुल्लाह की कामयाबियों को भी गिनाया है, जिसमें लेबनान के हवाई इलाके की खिलाफ वर्जी करने वाले इजरायली हमलों में कमी, इजराइल के साथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाकों की फैली हुई तैनाती और इजराइल और लेबनान के बीच 2022 में होने वाला समुद्री समझौता शामिल है, जिसे हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की जीत बताया था। इजरायली थिंक टैंक ने आगे कहा है कि हिजबुल्लाह दूसरी लेबनान जंग के बाद बनाए गए सिक्योरिटी ढांचे के अंदर खेल के उसूलों को बेहतर बनाने के लिए गैर मामूली कोशिशें कर रहा है। प्रेस टीवी का कहना है कि हिजबुल्लाह ने सन 2000 और 2006 में इजराइल के खिलाफ 2 जंगें लड़ी थीं और दोनों ही बार इजराइल की फौज को बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ा था। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान के खिलाफ जंग थोपी तो वो मुल्क की मजबूती के साथ हिफाजत करेगा। इजरायली थिंक टैंक ने आगे कहा है कि तेल अवीव सरकार के सामने एक पेचीदा चैलेंज ये है कि बिना हालात खराब किए और चौतरफा जंग का खतरा मोल लिए रेजिस्टेंस ग्रुप से बचने की सलाहियत कैसे बढ़ाई जाए। पिछले महीने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने वार्निंग दी थी कि अब के बाद इजराइल को एक मोर्चे से नहीं बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर जंग का सामना करना होगा। उनका कहना है कि हमने बरसों तक इस सोच के तहत काम किया है कि लिमिटेड टकराव को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो खत्म हो रही है। अब रेजिस्टेंस की तरफ से मुख्तलिफ जंगी मोर्चों में तालमेल एक अहम बदलाव है। इसी बीच लेबनान के अरबी ज़बान के समाचार पत्र अल अखबार का कहना है कि सऊदी अरब ईरान के साथ तनाव कम करने के बाद हिजबुल्लाह के साथ बातचीत करना चाहता है। सऊदी अरब ईरान और सीरिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिशों के बाद हिजबुल्लाह से बातचीत कर रहा है। अल अखबार ने सैटरडे को एक नामालूम सऊदी अफसर के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब हिजबुल्लाह के साथ जल्द ही बातचीत शुरू करने की उम्मीद रखता है। अल अखबार ने बेरूत में गैर सरकारी सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा है कि बातचीत तीसरे फरीक के जरिए से अंजाम दी जाएगी। अखबार ने सऊदी अरब की पॉलिसी में तब्दीली को गैर मामूली बताते हुए कहा है कि कोशिश कामयाब होती है या नाकाम, ये एक नए मरहले को जाहिर करता है जिसमें सऊदी अरब इलाकाई ताल्लुकात को दोबारा दुरुस्त कर रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अहम फॉरेन पॉलिसी तब्दीली में पहले ही सऊदी ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात फिर से कायम करने के लिए कदम उठाए
दिखाए हैं और सीरिया और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के साथ ताल्लुकात बहाल करने की सिमत में खुलापन दिखाया है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब फाइनेंशियल मामलात में और सियासी तौर से खुद को अमेरिका से दूर कर रहा है। हाल ही में मार्च के महीने में जब रियाद और तेहरान चीन की कोशिशों के नतीजे में ताल्लुकात बहाल करने पर राजी हुए थे, हसन नसरुल्लाह ने सुलह को अच्छा कदम बताया था। 2016 में सऊदी अरब में एक शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह निम्र बाकर अल निम्र को मौत की सजा दिए जाने के बाद तेहरान में प्रोटेस्टर्स ने सऊदी एम्बेसी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात खत्म हो गए थे। इसी बीच इजराइल से खबर है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सीनियर लीडर खादिर अदनान की आज सुबह सवेरे जेल में भूख हड़ताल के दौरान हुई मौत के फौरन बाद गजा से इजराइल के खिलाफ 4 रॉकेट दागे गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल को कीमत चुकाने की धमकी दी है। खादिर अदनान को 5 फरवरी को एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जल्द ही उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। आज उनकी भूख हड़ताल का 86वां दिन था। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि गाजा से रॉकेट हमलों की शुरुआत में तकरीबन सुबह 6:30 बजे किबुट्स साद के आसपास सायरन बजा, जहां 3 रॉकेट दागे गए जो खुले इलाकों में आकर गिरे हैं। इस मौके पर कोई आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं दागी गई। आईडीएफ का कहना है कि इसके फौरन बाद गजा से लॉन्च किया गया चौथा मोर्टार गोला सिक्योरिटी बैरियर के करीब आबादी से दूर आकर गिरा। इस पर कोई सायरन नहीं बजा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक जिहाद के खादिर अदनान को आज सुबह सवेरे मरकजी शहर रमले में निर्जन जेल में अपनी सेल के अंदर बेहोश पाया गया। जेल अफसरान का कहना है कि उन्हें तेल अवीव के बाहर शमीर मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में अस्पताल ने उनकी मौत का ऐलान कर दिया। इसी बीच प्रेस टीवी ने खबर दी है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने खादिर अदनान के कत्ल के लिए इजराइल को फटकार लगाते हुए धमकी दी है कि उसे इसकी सज़ा मिलेगी। इस्लामिक जिहाद ने अपने बयान में कहा है कि एक लचीले और अल्लाह पर मजबूत यकीन के हकीकी मायने में हम एक महान लीडर, एक बहादुर शख्स और रेजिस्टेंस फौजी शेख खादिर अदनान की मौत पर अफसोस जताते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि शेख अदनान ने शहादत को गले लगा लिया, जिसके लिए इजराइल पूरी तरह और डायरेक्ट जिम्मेदार है। इजराइल जिसने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें तकलीफ दी, उनके खिलाफ घिनौने गुनाहों को अंजाम दिया और इस सिलसिले में नाजायज़ तरीके और दिखावटी मुकदमों के साथ टेररिस्ट हमलों को अंजाम दिया, इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी होगी। इस्लामिक जिहाद ने आगे कहा है कि अल कुद्स की आज़ादी की सिमत में हमारी लंबी मार्च में हम कई बहादुर लोगों, लीडर्स और रेजिस्टेंस लड़ाकों को खो देंगे। शेख खादिर अदनान उन लोगों में से एक थे जिन्होंने फ़िलिस्तीनी ज़मीन और दुनिया भर में आज़ादी चाहने वाले लोगों के लिए रास्ता हमवार किया है। साथ ही हमास ने अदनान की शहादत पर गहरा अफसोस जताया है और उनके मुताबिक क्रिमिनल रेसिस्ट इजरायली हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप वाली फार राइट हुकूमत को पहले से तयशुदा कत्ल के गुनाह के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हमास का कहना है कि क्रिमिनल और कब्जे वाली इजरायली हुकूमत को शेख खादिर अदनान के कत्ल के गुनाह के लिए उन्हें रिहा करने से मना करने और उनके खिलाफ जानबूझकर मेडिकल लापरवाही बरतने की भारी कीमत चुकानी होगी। हमास ने मांग की है कि ज़ायोनी हुकूमत पर उसके गुनाहों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उधर वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के नज़दीकी समझे जाने वाले फतह मूवमेंट ने शेख अदनान की मौत पर इस्लामिक जिहाद के साथ हमदर्दी जताई है और इजरायली हुकूमत, नेतन्याहू और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर को उनकी मौत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। फतह ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल की जेलों में फ़िलिस्तीनी कैदियों की हिफाजत के लिए फ़ौरन और असरदार कदम उठाने की मांग की है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतिये ने भी जानबूझकर शेख खादिर अदनान को कत्ल करने के लिए इजराइल की सख्त मजम्मत की है। इसी बीच इजराइल के सरकारी रेडियो स्टेशनों में से एक सॉफ्टवेयर कंपनी को नामालूम हैकरों के जरिए निशाना बनाए जाने के एक ही दिन बाद कल कई अहम इंस्टीट्यूशंस, जिनमें पार्लियामेंट यानी नेसेट और हैफा और जाफा बंदरगाहें शामिल हैं, की वेबसाइट को एक बेनामी सूडान हैकर ग्रुप के जरिए निशाना बनाया गया है। इसी बीच सीरिया से खबर है कि इजराइल ने कल अलेप्पो हवाई अड्डे पर खतरनाक हवाई हमला किया, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद करनी पड़ी। इस हमले में एक जवान की मौत हो गई और 5 और लोग जख्मी हुए हैं। अल जजीरा ने सीरिया के सरकारी मीडिया के हवाले से
ये खबर दी है। इस सब के बीच भारत और ईरान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कल तेहरान में भारत के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अजीत डोवल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अली शमखानी के साथ मुलाकात की, जिसमें दोनों तरफ से टेररिज्म से लड़ने, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी बहाली के लिए आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मुलाकात के बाद एक जॉइंट बयान पर दस्तखत किए गए, जिसमें दोनों मुल्कों ने ईरानी बंदरगाह चाबहार की तरक्की के प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए इलाकाई इत्तेहाद और इलाके के लोगों की भलाई के खास एलिमेंट्स के तौर पर ट्रांसपोर्ट रूट्स की तरक्की का भी जिक्र किया गया है। बयान में शामिल एक और अहम बात रूस और सेंट्रल एशिया और कॉकेशस के मुल्कों के साथ मौजूदा ट्रांसपोर्ट गलियारों, खासतौर से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारा और दूसरे ट्रांसपोर्ट रूट्स को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इससे पहले अजीत डोभाल के साथ एक मुलाकात में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि दोनों मुल्क इस वक्त उभर रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से होने वाली तब्दीलियों पर असरअंदाज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जारी इंटरनेशनल तब्दीलियों के दौरान इलाकाई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर से शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स मुल्क अपनी ताकत और रिसोर्सेज को देखते हुए बहुत असरअंदाज हो सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल, हिजबुल्लाह और इलाके के रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती ताकत के सामने बौना नजर आने लगा है। ये वही मुल्क है जिसे प्रोपेगेंडे के जरिए ऐसे पेश किया जाता रहा है जैसे इजराइल कभी किसी से हार ही नहीं सकता। अब सऊदी अरब भी हमास और हिजबुल्लाह के नज़दीक आना चाहता है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स इस्लामिक जिहाद के खजर अदनान के कत्ल पर इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इधर भारत, जिसने अमरीकी दबाव में आकर ईरान से तेल लेना बंद किया था, ईरान के साथ नज़दीकी ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि अमरीका और इजराइल के जरिए की जाने वाली जंगों से सभी मुल्क थक चुके हैं और अब रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्कों के साथ मिलकर तरक्की के रास्ते पर सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।